चल मेरी लूना, सफलता की सवारी लूना। हाय गाइस। हाय। सॉरी, वो मैं और रक्षा ना हम लोग अपनी थोड़ी मेमोरीज में खो गए थे। जी हाँ, क्योंकि आज हमारा दरवाजा खटखटाया है नॉस्टैल्जिया ने। क्यों विनायक? बिल्कुल, 80s और 90s का वो मजेदार जमाना जब लाइफ ना बहुत सिंपल थी। जब टेलीविजन पर हर रोज चल मेरी लूना सुनकर दूसरे दिन अपने पापा के साथ अपनी लूना पे सवारी करते थे और वही गाना गुनगुनाते थे। लूना के साथ तो सब मिलेनियल्स की कहानियां जुड़ी हुई हैं। यू नो व्हाट, 2 व्हीलर चलाना मैंने सबसे पहली बार लूना से शुरुआत करी थी। और कुछ लोग लूना की सवारी कर रोज अपने काम पे जाते थे या इस पे अपने बिजनेस के लिए उसको यूज करते थे। एग्जैक्टली 1971 में काइनेटिक ने लॉन्च की थी लूना, जिसने सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में हर हिंदुस्तानी का 2 व्हीलर का सपना पूरा किया। और इसका डिजाइन वो तो एकदम जेंडर न्यूट्रल है, मतलब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी लूना पे स्वैग से घूमती थी। लूना हर हिंदुस्तानी के लिए एक परफेक्ट 2 व्हीलर थी। बिल्कुल सही कहा। और अब द लेजेंड इज रिबॉर्न इन ऑल इलेक्ट्रिक एंड स्टाइलिश अवतार ई लूना। ई लूना इलेक्ट्रिक होने से ना कोई पोल्यूशन होता है और रनिंग कॉस्ट सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर आती है ना? ये एकदम रिवोल्यूशनरी। बिल्कुल। और अब हम चलकर सुनते हैं अपनी चहेती लूना की कहानी काइनेटिक के फाउंडर मिस्टर अरुण फिरोदिया से। I was working in US when my father wrote me a letter saying come back to India. I said what is it? He said vehicle for common man and no foreign collaboration. It has to be Indian design, no foreign components. Big challenge. He gave me 15 lakhs and said this is your project. In 2 flat years we made it. It became very popular. It had a place in the heart of all Indians. Now E-Luna is again the same genre. No foreign collaboration, no foreign components. So we are carrying the same legacy. मतलब फिर से हर हिंदुस्तानी के पास होने वाली है एक मजबूत, स्टाइलिश, भरोसेमंद और एक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। तो चलिए देखते हैं कि भारत के सपनों को बल देने वाली ई लूना कैसे बनती है। चैलेंजेस, ई लूना का पूरा जो सफ़र है वही चैलेंजेस से भरा हुआ था। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जब पूरी इंडस्ट्री प्रीमियम स्कूटर्स बना रही थी, उस समय अपने आप को और पूरे टीम को कन्विंस करना ई लूना एज एन आइडिया के बारे में। ये है काइनेटिक ग्रीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। यहीं से शुरू होता है ई लूना बनने का सफर। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि ई लूना की फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखते हुए उसका जो डिज़ाइन है उसको फ्यूचरिस्टिक और मिनिमलिस्टिक बनाना। ई लूना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है रेंडरिंग से। यहाँ ई लूना के लिए अलग अलग डिजाइन्स एक्सप्लोर कर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए स्केचेस बनाए जाते हैं। ई लूना इस सेगमेंट की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इस फैसिलिटी में बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन और डेवलप की जाती है। फाइनल डिजाइन्स के अकॉर्डिंग ई लूना के अलग अलग पार्ट्स के कंप्यूटर डिजाइन्स बनते हैं। इस प्रोसेस से किसी भी मॉडल को क्रिएट, मॉडिफाई, एनालाइज और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये डिजाइन्स की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। ई लूना क्रिएट करते समय काइनेटिक ग्रीन की टीम का पहला थॉट था इस 2 व्हीलर को वर्सेटाइल बनाना। इसीलिए काइनेटिक ग्रीन ई लूना आज एक ऐसी 2 व्हीलर है जो कस्टमर्स की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज और मॉडिफाई की जा सकती है। किसी भी पार्ट को फाइनलाइज करने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि पार्ट का वेट, साइज, ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस कोई अफेक्ट ना करे। काइनेटिक ग्रीन ई लूना हर तरह के टेरेन्स और हर तरह के कस्टमर्स के लिए बनी है। सबको मालूम है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में आई है वो बहुत महंगी है और उसमें काफ़ी सारा प्लास्टिक पार्ट्स है, बहुत सारा उसमें टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ शहरों के लिए सूटेबल है। लेकिन जो ई लूना है वो ऐसे बनी है कि वो सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं, लेकिन गाँव के लिए भी सूटेबल है। डिजाइन प्रोटोटाइप के अप्रूवल के बाद बारी आती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ई लूना के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देने का काम करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने के लिए
सबसे पहले एम्प्टी सर्किट बोर्ड्स लोडर में लोड करके फिर स्क्रीन प्रिंटर से इन पर पेस्ट प्रिंट किया जाता है। इसके बाद क्लिप शूटर्स और आईसी प्लेयर मशीन से अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोर्ड पर इंसर्ट किए जाते हैं। अब होता है मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन, जहां हर बोर्ड को वेरीफाई किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद होती है हाउसिंग असेंबली, जिसमें क्लस्टर की सेफ्टी और क्लैरिटी के लिए एक कवर ऐड किया जाता है। और एक फाइनल टेस्टिंग के लिए क्लस्टर को पावर देकर उसे चेक किया जाता है। क्लस्टर ई लूना के ब्रेन की तरह है, जो हर जरूरी इंफॉर्मेशन और अलर्ट आप तक पहुंचाता है। और यहाँ बन रहा है ई लूना का कंट्रोलर। अगर क्लस्टर स्कूटर का ब्रेन है, तो कंट्रोलर स्कूटर का हार्ट है, जिससे हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। कंट्रोलर ई लूना के सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तक सही पावर पहुंचाता है। रक्षा, वैसे तो गाड़ी के कई सारे पार्ट्स होते हैं और सारे ही जरूरी हैं, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसकी इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। मतलब गाड़ी की मोटर, राइट? अरे वाह, रक्षा स्मार्ट हो गई है। ओ प्लीज, ये तो बहुत ही इजी था। बट क्या तुम्हें पता है, जैसे एक पेट्रोल टू व्हीलर में इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर, कंट्रोलर एंड बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चलना होगा काइनेटिक इलेक्ट्रिक मोटर लिमिटेड में। तो चलो चलते हैं। ये है काइनेटिक इलेक्ट्रिक मोटर लिमिटेड। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रोसेस की मदद से यहाँ बनती है ई लूना की मोटर। इसकी शुरुआत होती है डीई एंड आरई कवर बेयरिंग प्रेसिंग से। इन कवर्स में बेयरिंग्स ऐड करके इन्हें एक साथ प्रेस किया जाता है। इसके बाद होती है ऑयल सीलिंग, पार्ट्स को डस्ट पार्टिकल्स से बचाने के लिए। फिर तैयार किया जाता है रोटर, जिसमें ग्लू लगाकर नेचुरल मैग्नेट्स चिपकाए जाते हैं। इसके बाद डीई कवर्स में शाफ्ट और रोटर में पिन्स इंसर्ट करके इन्हें क्यूरिंग ओवन्स में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखकर और मजबूत बनाया जाता है। अब डीई कवर्स, शाफ्ट और रोटर्स को असेंबल करके इनका फाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है। अगले स्टेप में स्टार्टर्स, जो व्हीकल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और फिर इन स्टार्टर्स को सोल्डरिंग करके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जोड़ा जाता है। ये टेस्टिंग मशीन इन स्टार्टर्स को इंस्पेक्ट करती है टू मेक श्योर स्टार्टर्स जरूरी इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोवाइड करें। इसके बाद असेंबल्ड रोटर्स को स्टार्टर्स में इंसर्ट किया जाता है और नीचे जो एक ओपन हिस्सा रह जाता है उसे आरी कवर से सील किया जाता है। अब होता है इंसुलेशन टेस्ट, जिसके बाद इसमें प्रोटेक्शन के लिए सी क्लिप, फैन और फैन कवर इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर होती है मोटर की परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें हमारी टीम ये सुनिश्चित करती है कि मोटर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जो आप उम्मीद करते हैं अपने ई लूना से। मोटर की परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद बारी आती है ई लूना के चेसी की, जो ई लूना को बाकी ई व्हीकल से अलग बनाता है। चेसी स्कूटर का स्केलेटन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग स्केलेटन। इसलिए ई लूना का चेसी बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी मेटल से। चेसी प्रोसेस के लिए पहले मेटल पाइप्स को ट्यूब बेंडिंग मशीन से डिजाइन के अनुसार बेंड किया जाता है और फिर अलग अलग स्टेजेस में चेसी असेंबली की जाती है। काइनेटिक ग्रीन ई लूना का नया डिजाइन ये भी इंश्योर करता है कि ये बाकी बाइक्स की तरह जेंडर बायस नहीं है। इट्स कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। Not only that, we employed many women in the factory. Rural women to work in automobile factory is something I think novel. So in a way, we are part of the new revolution of manufacturing also. इसके बाद बनता है गेयर बॉक्स, जो CNC डाई कास्ट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। अब चेसी को पेंट शॉप में भेजा जाता है। पेंटिंग प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। पहले है प्री ट्रीटमेंट और फिर होता है कैथोडिक इलेक्ट्रो डेपोजिशन। प्री ट्रीटमेंट के लिए पहले पार्ट्स को डीग्रीस, रिंस
और वाटर स्प्रे से क्लीन किया जाता है। और अलग अलग स्टेजेस में प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद होता है कैथोडिक इलेक्ट्रोड डेपोजिशन। इस प्रोसेस में भी मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करके पार्ट्स को अलग अलग केमिकल सॉल्यूशंस और कोटिंग्स में डिप किया जाता है। पार्ट्स पर कोटिंग डेपोजिट होने के बाद इन्हें वॉश करके ओवन्स में बेक किया जाता है, जिससे कोटिंग पार्ट्स पर अच्छे से जम जाती है। और फाइनली पार्ट्स पहुंचते हैं पेंट बूथ, जहां कलर स्प्रे गन से इन्हें कलर किया जाता है। पेंट का एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर ई लूना को खूबसूरत बनाने के साथ ही इसे पानी, मॉइस्चर और एक्सटीरियर टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। एंड ई लूना ऑफर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स, ताकि कंज्यूमर्स खुशी खुशी अपने कलरफुल लाइट चूज करें। अलग अलग हिस्सों में बनती ई लूना अब जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फाइनल असेंबली से पहले होती है सब असेंबली। सब असेंबली में हमारे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स पार्ट्स को प्रिसिजन और एक्यूरेसी से असेंबल करते हैं। इससे ई लूना की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी निश्चित की जाती है। सब असेंबली के बाद चेसी और सारी गार्ड को इंस्टॉल करके ई लूना के बाकी पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि क्रैश गार्ड, रेयर शॉक अब्जॉर्बर, हार्नेस और मोटर। इसके बाद रेयर और फ्रंट व्हील की असेंबली होती है, जो ई लूना को स्मूथ और कंफर्टेबल राइड देती है। फिर फ्रंट फॉक असेंबल करके हेडलैम्प माउंटिंग ब्रैकेट जोड़कर हैंडल बार इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद टायर हगर, रेयर फेंडर और बॉटम कवर इंस्टॉल करके फुट रेस्ट, फ्रंट फोक कवर और डेकोरेटिव कवर फिट किए जाते हैं। फिर जुड़ता है हेडलैम्प, टेल लैम्प, साइड पैनल्स और रेयर फुट रेस्ट। अब रेयर सीट और फ्रंट सीट इंस्टॉल करके टायर्स में हवा भरी जाती है। लीजिए, हो गई आपकी ई लूना तैयार। लेकिन डिस्पैच करने से पहले होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में इंजीनियर्स लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करके ई लूना के सभी सिस्टम्स, सेटिंग्स, एडजस्टिंग कंट्रोल्स और स्कूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। और फाइनली बैटरी इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिकल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में बैटरी की कैपेसिटी, रेंज और परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। जिसके बाद होता है ई लूना का रोड टेस्ट। रोड टेस्ट में ई लूना को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सभी तरह के रोड्स और वेदर कंडीशंस में सही तरह से परफॉर्म करें। ई लूना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हाई टेक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल इस स्कूटर को मार्केट में सबसे बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल में से एक बनाता है। ई लूना उन ड्रीमर्स का प्रोडक्ट है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ई लूना उनके सपनों को पंख देगा। इसीलिए हम कहते हैं LUNA, लूना, लंबी उड़ान, नया आसमान। ई लूना भारत में बनी है, भारत के लिए बनी। रक्षा, मेरे पापा ने हमारे घर में पहली गाड़ी ली थी जो थी लूना। तो पापा की ये लेगेसी को याद रखते हुए मैं भी अपनी लेगेसी शुरू करूंगा ई लूना से, जो होगी हमारे घर की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या बात है विनायक, अब तो मैं भी अपनी ई लूना लेकर ही ऑफिस आऊंगी और हमारे तरह लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी चुनेंगे ई लूना को, जो है देश की सबसे अनोखी, बजट फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली बाइक। यस। तो फिर से कहते हैं, चल मेरी लूना, चल मेरी लूना। मिलेंगे अगले सेगमेंट में हमारे आपके इस चहेते शो में, जिसका नाम है कैसे बनता है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? स्ट्रीट डॉग्स पीछे पड़ गए थे क्या? वेरी फनी।
अरे मैं हाफ मैराथन दौड़ने गई थी, मुझे लगा मैं फर्स्ट आऊँगी, पर बस 2 किलोमीटर ही दौड़ पाई और सब आगे निकल गए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस तो इतने में ही थक गई। तुम्हें पता है हमारे देश के गांव में डेली मैराथन महिलाओं के लिए ना एक मजबूरी थी। देखो प्लीज़ पहेलियाँ बाद में, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज़। अच्छा ये बताओ, शहर के जीवन को आसान बनाने वाला सबसे अहम आविष्कार क्या है? अगर हम इसे अजूबा भी कहेंगे ना तो वो गलत नहीं होगा। फिर से पहेलियाँ? एग्जैक्टली। दोनों गांव और शहर की पहेली का एक ही जवाब है। क्या? तुम पानी पियो वाले। थैंक यू। द इनोवेशन इज टैप चालू करते ही पानी आ जाता है, और ये जादू से कम नहीं है। जरा सोचो, ऐसे ही रोज कितनी महिलाएं बस थोड़े से पानी के लिए सालों तक मैराथन वॉक करती हैं। एकदम सही। और दूसरी पहेली का जवाब इस पानी को शहर तक और हम तक पहुंचाने से जुड़ा है। करेक्ट। पहले लोग नदियों या वाटर रिसोर्सेज के पास रहते थे, वहीं खेती करते थे, फिर नहर बनी, आगे चलकर छोटी छोटी नालियों से पानी को एक जगह से दूसरे जगह, गांव से शहरों तक पहुंचाया जाता था। पर पानी की सफाई और स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जाता होगा? तुम्हारे इस सवाल का जवाब और वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मॉडर्न डे सॉल्यूशन है अलग किस्म के पाइप्स, जो हमारे डोमेस्टिक ज़रूरतों के साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कामों में भी पानी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। पीवीसी पाइप्स का पहला उपयोग 1950 में किया गया था और आज ये भारत के हर कोने में इस्तेमाल किया जाता है। इन पाइप्स की खासियत है कि ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें पानी स्वच्छ रहता है। हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से ये पाइप्स बहुत मजबूत होते हैं और सालों साल चलते हैं। आइए आज ऐसे गुणवान पाइप्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर पूरे भारत में सप्लाई करने वाली एक लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरर उत्कर्ष पाइप्स एंड फिटिंग से मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा शो कैसे बनता है। उत्कर्ष इस इंडस्ट्री का जाना माना नाम अपनी क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की लेगेसी पर आगे बढ़ रहा है। उत्कर्ष इंडिया लिमिटेड ने 2003 में MS और GI ERW पाइप्स के साथ जंगलपुर प्लांट स्टार्ट किया और आगे चलकर UPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, SWR पाइप्स एंड फिटिंग्स, HDPE कॉलम पाइप्स, PLB HDPE डक्ट्स, PVC केसिंग पाइप्स, कॉलम राइजर पाइप्स, ग्रे एग्रीकल्चर पाइप्स और PVC वाटर टैंक्स के भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गए और पाइप्स इंडस्ट्रीज में एक ट्रस्टेड नाम। उत्कर्ष पाइप्स की खासियत ये है कि वो 5X प्रोटेक्शन की वजह से ऑलराउंडर पाइप है। 5X प्रोटेक्शन? हाँ, ड्यूरेबल, लीक प्रूफ, नॉन टॉक्सिक, प्रेशर रेजिस्टेंट एंड अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग। भाई वाह, ये तो सचमुच उत्कर्ष है। अब जरा इनके बनने का प्रोसेस भी बता दो। सिर्फ बता दूं? अगर चलकर देखे तो? अब हाँ चलो। उत्कर्ष 3 तरह से रेसिडेंशियल प्लम्बिंग पाइप्स बनाते हैं। हमारे घरों में UPVC नॉर्मल टैप वाटर और कोल्ड वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि CPVC हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, जो हॉट वाटर और इंडस्ट्रियल पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई 20 mm से 160 mm डायमीटर तक होती है। और SWR सीवेज एंड रेन वाटर एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ उत्कर्ष एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग्स, बोरिंग पाइप्स, HDPE पाइप्स, कॉलम पाइप्स, PLB HDPE डक्ट्स, गार्डन पाइप्स और PVC वाटर टैंक्स भी बनाते हैं। उत्कर्ष पॉलीमर डिवीजन का प्लांट हुगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। PVC पाइप्स बनने की शुरुआत किसी स्कल्पचर बनाने की शुरुआत जैसी होती है।
और हो भी क्यों ना, इसका फाइनल प्रोडक्ट किसी मास्टरपीस से कम है क्या, जो हमारी लाइफ को इतना आसान बना देता है। सबसे पहले पीवीसी रेजिन को उसके एसोसिएटेड एडिटिव्स के साथ अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। इसके बाद होता है पीवीसी एक्सट्रूशन, जिसमें रॉ प्लास्टिक यानी पीवीसी रेजिन मिक्स को पहले बैरल में लार्ज हीटर्स की मदद से गर्म करके मेल्ट किया जाता है और फिर पिघले हुए पॉलीमर को एक सांचेनुमा रास्ते से गुजारा जाता है। यही सांचा उसे एक सुनिश्चित आकार देता है, जिसे आगे पानी के फव्वारे के रास्ते से गुजरकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद वो हार्ड हो जाता है और अपना पहला पड़ाव पार कर लेता है। अब होता है ट्रैक्शन। इस प्रोसेस से पाइप की थिकनेस और साइज मेंटेन होते हैं। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन से गुजरने वाले पाइप की गति स्थिर हो, ताकि पाइप में कोई डैमेज ना हो। इसके बाद होती है पाइप मार्किंग, जिसमें कोड्स के जरिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें नाम, बैच नंबर और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, जिससे आप इसकी क्वालिटी और यूटिलिटी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद पाइप्स की स्पेसिफिक लेंथ में कटिंग होती है। कटिंग के बाद इनका वेट किया जाता है, ताकि सारे पाइप्स की चेकिंग हो जाए कि वो एक ही वेट और कंपनी के दिए स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहे हैं कि नहीं। इसके बाद पाइप के टाइप और एप्लीकेशन के हिसाब से सॉकेटिंग और फिर थ्रेडिंग होती है, जिससे पाइप्स को आपस में जोड़कर एक लंबी सप्लाई के लिए तैयार किया जा सके। इसके बाद स्टार्ट होती है परीक्षा। परीक्षा यानी इंटरनल लैब टेस्ट। फैक्ट्री से बाहर आने से पहले हर एक पाइप को कुछ अहम पैरामीटर्स पर खरा उतरना होता है। जैसे कि ये कितना मजबूत है, इसमें लीकेज तो नहीं हो रही है, और ये पूरी तरह से एंटी टॉक्सिक तो है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे मजबूती के लिए OIT टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलता है कि अलग अलग तापमान और अन्य एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के संपर्क में ये कितना ड्यूरेबल है। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक टेस्ट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर टेस्टिंग से थर्मल स्टेबिलिटी चेक की जाती है टू टेस्ट द पाइप्स फर्स्ट क्वालिटी, यानी कि इट्स ड्यूरेबिलिटी। अब इसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक जरूरी टेस्ट से गुजरना होता है, जो इसकी एफिशिएंसी चेक करता है। कौन सा टेस्ट? वाटर वेस्टेज को बचाने वाला लीक प्रूफ टेस्ट। जिसमें रबर जॉइंट लीकेज टेस्ट, ब्रास फिटिंग का हाइड्रोस्टैटिक लीकेज टेस्ट, जो मेटल और प्लास्टिक के बीच के लीकेज को चेक करता है। इसके बाद चेक किया जाता है कि ये कितना प्रेशर रेजिस्टेंट है। इसके लिए बर्स्ट प्रेशर टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द मैलफंक्शन टेम्परेचर, लॉन्ग टर्म हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्ट अलग अलग टेम्परेचर पर किए जाते हैं। इसके बाद चेक किया जाता है कि ये पाइप्स नॉन टॉक्सिक है या नहीं। पाइप्स बनने के टाइम इसके मटेरियल में जिंक और कैल्शियम यूज किया जाता है, ताकि ये लेड फ्री हो सके। और पाइप्स बनने के बाद इसका लॉन्ग टर्म टाइप टेस्ट किया जाता है टू सी कि पाइप्स नॉन टॉक्सिक है कि नहीं। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी और फ्लैटनिंग टेस्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। और एक वेल ट्रेन्ड टेस्टिंग टीम के सुपरविजन में ही ये टेस्ट किए जाते हैं, ताकि प्रोडक्ट सभी इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर खरे उतरे। पाइप की स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पुल आउट टेस्ट किया जा रहा है। और ये देखिए, इस हैंगिंग टेस्ट में भी ये पाइप कितना मजबूत है। वाटर टैंक का थ्रोइंग टेस्ट।
और पाइप का क्रश टेस्ट किया जाता है। देखा, ट्रक गुजर गया पर पाइप क्रश नहीं हुआ। कस्टमर को पाइप्स भेजने से पहले उत्कर्ष क्वालिटी चेक्स के जरिए इंश्योर करता है कि उनकी पाइप्स में 5x प्रोटेक्शन, ड्यूरेबल, लीक प्रूफ, नॉन टॉक्सिक, प्रेशर रेजिस्टेंट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। इन सारे क्वालिटी चेक्स के बाद पाइप्स के एंड में स्क्रू थ्रेड बनाए जाते हैं, जिससे पाइप्स को आपस में जोड़ा जा सके। इस प्रोसेस को थ्रेडिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग एंड बंडलिंग होती है, जिसमें एक QC पास होता है, मतलब क्वालिटी चेक पास, जिसमें ये जानकारी होती है कि इस पाइप को सभी क्वालिटी चेक में पास किया गया है। इतने लंबे प्रोसेस और क्वालिटी चेक्स के बाद इसे मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है इनके यूजर्स तक। PVC फिटिंग्स के प्रोसेस में PVC एक्सट्रूशन के बदले इंजेक्शन मोल्डिंग और मोल्डेड फिटिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद उसे भी सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। उत्कर्ष इंडिया लिमिटेड ने MS और GI ERW पाइप्स के उत्पादन से एक विनम्र शुरुआत की थी। 40 साल के अनुभव के साथ उत्कर्ष इंडिया एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक पाइप्स और फिटिंग्स के लिए भी ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। इंटेग्रिटी, प्रीमियम क्वालिटी और एक्सीलेंस के सिद्धांतों पर रखी गई मजबूत नींव के साथ कंपनी एक स्मूथ वर्कफ्लो इंश्योर करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पाइप हमारे कस्टमर्स के लिए करते हैं। देश के कोने कोने में खड़ी फसल के एक एक पौधे तक पानी पहुंचाने के लिए और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वाटर सप्लाई के लिए। पिछले 40 सालों में उत्कर्ष इंडिया ने इतने किलोमीटर पाइप बनाए हैं कि दुनिया और चांद के बीच की दूरी कई बार पार कर जाए। तो सोचो जरा, कितने सारे लोगों को बेवजह की मैराथन से आजाद किया और उनका कितना सारा समय बचाया गया। वाकई में थैंक यू उत्कर्ष। मॉडर्न डेज लिविंग में हाइजीन मेंटेन की अहम जिम्मेदारी भी PVC पाइप्स की पूरी करते हैं। सही कहा। और हमारे अन्नदाता किसानों के खेती के लिए सिंचाई को कितना सुलभ बना दिया। वाकई उत्कर्ष रियली केयर्स अबाउट आवर फार्मर्स। तुमने आज इतनी जरूरी बातें हमसे शेयर की। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थैंक्स नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि एक ग्लास पानी और पिला दोगे? उत्कर्ष पाइप ने तुम्हारे इतने पास तक ड्रिंकिंग वाटर ला दिया, टैप तक। बस 4 कदम चलने की जरूरत है। आगे बढ़ो। एक सेकंड, मैं दे रहा हूँ। ले आओ ग्लास, ले आओ। वैसे तुम्हें जाना नहीं है? कहाँ? वो फर्स्ट प्राइज लेने हाफ मैराथन का। नो, बिकॉज आई नो हु इज द रियल विनर। उत्कर्ष। बिल्कुल सही। यार मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली है। क्या? एक किताब। कौन सी किताब? बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। करो। इस किताब की बात कर रहे थे? क्या तुम्हें कहानी सुनना पसंद है? हाँ बिल्कुल। तो आज तुम्हारे साथ साथ मैं अपने दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सियाचिन से जुड़ी हुई है। टेम्परेचर -25 डिग्री और हमारे आर्मी के जवान अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। फिर सोचो, 2 पहाड़ों के बीच में पानी बह रहा है और जवान को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना है। फिर वो कैसे जाएंगे? तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक आयरन ब्रिज बनाना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रिज नॉर्मल ब्रिजेस से बिल्कुल अलग रहा होगा ना? राइट। मतलब उसके लिए 2 आयरन प्लेट्स और दोनों तरफ सपोर्ट भी चाहिए होगा।
ताकि आर्मी वाले लोग ऊपर से जा सकें। करेक्ट। आगे बताओ। और आगे की कहानी में ना ट्विस्ट भी है। तो अब ये जगह इतनी दूर है, इतनी बर्फ है कि कोई भी व्हीकल 5 किलोमीटर से आगे बढ़ ही नहीं सकता। और यहाँ पे उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी है। और मैं ये भी सोच रही थी कि वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कोई कैसे करे? इसी मुश्किल वक्त में आता है काम एडोर का साइलेंट चैलेंज। इसमें व्हील्स होते हैं, इसलिए बर्फ वाली साइड पे खींच के ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डीजल पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं। और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी काम करता है, फिर चाहे बर्फ हो या रेगिस्तान। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, सिर्फ एडोर का साइलेंट चैलेंजर ही यहाँ पर पहुंच सकता है। कमाल की टेक्नोलॉजी है ना, isn't it? Of course. 1951 में स्थापित हुआ एडोर भारत का सबसे बड़ा वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वेल्डिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन और कटिंग प्रोडक्ट्स का निर्माता है। 70 साल की लेगेसी के साथ साथ एडोर भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक मुख्य भूमिका अदा करता आया है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और मेक्सिको के साथ साथ 15 से ज्यादा देशों में इनकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एडोर डिफेंस, शिप बिल्डिंग, तेल, गैस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनर्जी, पावर और ऑटोमोटिव सेक्टर्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स को सॉल्यूशंस प्रदान करता है। एडोर एक ग्लोबल ब्रांड है जो भारत से जुड़ा हुआ है और भारत में ही इसका रिसर्च होता है और तो ये यही बनता है। R&D पे बहुत जोर दिया जाता है जो हमें सबसे बेहतरीन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने में मदद भी करता है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। ये सब सुन के मेरा ये मन कर रहा है कि मैं भी जानूं आखिर ये बनता कैसे है। एग्जैक्टली, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे साथ साथ दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। सबसे पहले साइलेंट चैलेंजर की बेस किट के लिए जरूरी कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। हर एक पार्ट को तैयार किया जाता है ताकि असेंबली प्रोसेस स्मूथली हो। असेंबली के लिए ज़रूरी टूल्स जैसे नट्स, बोल्ट्स, रेंचेस और अन्य टूल्स को सेटअप किया जाता है। इसके बाद एक लेआउट प्लान बनाया जाता है जिसके हिसाब से हर कंपोनेंट का सही सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है। देखो कैसे कंपोनेंट्स को इनिशियल अलाइनमेंट दिया जा रहा है ताकि उनको आपस में जोड़ने में आसानी हो सके। ये स्टेप इंश्योर करता है कि सब कुछ सही तरह से फिट हो। साथ ही साथ दूसरी तरफ जनरेटर ऑल्टरनेटर असेंबली हो रही है। और फाइनल असेंबली के लिए तैयार हो जाती है। अब बेस प्लेटफॉर्म को असेंबल किया जाता है जो फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा और बाकी के कंपोनेंट्स को सपोर्ट करेगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले इंजन को इंस्पेक्ट किया जाता है टू इंश्योर कि वो सही तरह से तैयार है और उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। इंजन को प्लेटफॉर्म पर केयरफुली प्लेस किया जाता है, इंश्योरिंग प्रॉपर अलाइनमेंट विद डेजिग्नेटेड माउंटिंग पॉइंट्स। एक स्पेशली डिजाइन कैनोपी जो कि साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल की बनती है, इससे साउंड एमिशन नहीं होता है। कैनोपी की डिजाइन ऐसी होती है कि वो साउंड और टेम्परेचर दोनों को ही बाहर जाने से रोकता है। जनरेटर, ऑल्टरनेटर को माउंट करने के लिए प्लेटफॉर्म को अलाइन किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि जनरेटर, ऑल्टरनेटर सही पोजीशन में फिट है। अब माउंटिंग ब्रैकेट से जनरेटर ऑल्टरनेटर को प्लेटफॉर्म से सिक्योर किया जाता है, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। फिर
पावर केबल्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि जनरेटर से जनरेटेड पावर को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। यहाँ फंक्शनल चेक हो रहा है, इंश्योरिंग सही पावर जनरेशन और कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। फाइनल असेंबली में फायरिंग हार्नेस होती है जिसमें हर वायर सही जगह पर कनेक्ट किया जाता है फॉर सीमलेस इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। प्रोडक्शन के शुरुआत में इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग होती है, इंश्योरिंग सही फंक्शनैलिटी। अब फाइनल कंट्रोल के दौरान विजुअल इंस्पेक्शन होता है जिसमें हर पार्ट को विजुअली चेक किया जाता है, इंश्योरिंग मशीन्स परफेक्ट कंडीशन। टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट को पैलेट पर माउंट किया जाता है फॉर इजी ट्रांसपोर्ट। फिर सीवर्दी कोरुगेटेड बॉक्स में पैकेजिंग की जाती है, इनकॉर्पोरेटिंग पैडिंग और प्रोटेक्टिव मटेरियल्स फॉर सिक्योर शिपिंग। Now the product will be ready for dispatch. ये प्रोसेस टिपिकली 5 से 6 दिन तक चलता है। बैच टाइप अप्रोच का यूज होता है, एक सिस्टमैटिक एरोप्लेन प्रोडक्शन लाइन की तरह। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि हर मशीन हाई क्वालिटी और सही तरह से पैक होकर कस्टमर्स तक पहुंचे। हम लोग मैक्सिमम अडोर की मशीनें ही यूज़ करते हैं और अडोर की मशीन के बिना हमारा कोई भी फैब्रिकेशन या प्रोडक्शन का काम है वो कंप्लीट नहीं होता। 30 साल के कैरियर के अंदर मैंने जो भी देखा है और पाया है कि अडोर की मशीनें बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी रिलायबिलिटी और इनका जो लाइफ स्पैन है वो बाकी सबसे डिफरेंट है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। साइलेंट चैलेंजर का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत कम आवाज करता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वाओ, बहुत मजा आया। एग्जैक्टली, आई नो दैट। जैसे कि हमने पहले बताया, एडोर R&D पे खास ध्यान देता है। एडोर काफी समय से साइलेंट चैलेंजर के ऑल्टरनेटिव पर काम कर रहा है और कई रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के बाद राइनो ई इलेक्ट्रिक वेल्डर तैयार है मार्केट में धूम मचाने के लिए। Rhino E marks the introduction of first battery-powered electric welder in India and is a remarkable leap forward in the welding technology. इससे कार्बन एमिशन को कम करने पर जोर देने के साथ डिजाइन किया गया है। ये कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है और एफिशिएंट भी है। इट इज अनदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बाय एडोर। यार, ये तो बहुत ही गजब प्रोडक्ट है। कुछ और कहानी सुनाओ ना। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी मैं सुना सकता हूँ, पर आज नहीं। पर क्यों? Why? शो का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन वादा करता हूँ अगले एपिसोड में मैं एक और मजेदार कहानी लेकर आऊंगा। तुम भी तैयार रहना। Can't wait.